शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी क्षितिज भाग 2 का लेसन बाल गोविंद भगत। तो बेटा पहले लेसन करने से पहले हम उस लेसन के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानेंगे। तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इनका जो जन्म हुआ था बिहार में, एक मुजफ्फरपुर ज़िला था, उसका गांव था बेनीपुर। तो वहाँ पर 1899 में हुआ था। तो बेटा बचपन में ही जो ये रामवृक्ष बेनीपुरी थे, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो जिसकी वजह से इनका जो बचपन है वो काफ़ी ही कठिनाइयों और अभावों में बीता। तो इनको अपनी लाइफ में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा बचपन से ही। तो जब ये 10वीं तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो उसके बाद ये देश को आज़ाद करवाने वाले आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में 1920 में भाग लिया। तो जिस वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। और जब ये 15 वर्ष के हुए थे तो तभी से इनकी जो रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कवि थे। तो इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जिनके नाम है तरुण भारत, किसान मित्र, जनवाणी, नई धारा। तो ये पत्र पत्रिकाओं के नाम है बेटा। आगे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। रचनाओं में उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, नाटक लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। जैसे इनका उपन्यास था पतितों के देश में, ऐसी नाटक था अम्बपाली, रेखा चित्र था माटी की मूर्तें। तो ये इनके क्या थे, इनकी जो रचनाएं थी ये यही थी। आगे ये लिखने में बहुत ही ज़्यादा क्या थे, काबिल व्यक्ति थे। इस वजह से इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता था। तो अब हम अपना लेसन शुरू करेंगे। बाल गोविंद भगत। देखो जो बाल गोविंद भगत थे वो इस लेसन के पूरा क्या है, वो करेक्टर हैं जिसके इर्द गिर्द ही हमारी ये जो कहानी है घूमती है। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। अब देखो बेटा, जो बाल गोविंद भगत थे वो देखने में काफ़ी ही गोरे चिट्टे थे और उनका जो कद था वो क्या था, मझोले कद का था। उम्र उनकी 60 के ऊपर हो गई थी, जिसकी वजह से उनके जो बाल थे वो पक गए थे और उनका जो चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े भी वो बहुत कम पहनते थे, बस एक लंगोटी पहनते थे और जब सर्दियाँ आती तो वो क्या कर लेते थे, कंबल ओढ़ लेते थे और सिर पर क्या डालते थे, कबीर पंथियों की कनपटी टोपी। और माथे पर हमेशा एक रामनंदी चंदन का टीका होता है वो लगाए रखते थे और गले में एक तुलसी की माला पहनते थे, तुलसी की जड़ों की जो बेडोल होती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। अब देखो, जो ये बाल गोविंद भगत थे उनको देखने से ऐसे लगता था कि वो साधु हैं, पर वो साधु नहीं थे, है तो वो गृहस्थ थे। तो लेखक कहते हैं उनको उनकी पत्नी के बारे में तो इतना याद नहीं है, लेकिन उनके जो बेटा था और उनकी जो वाइफ थी उसको उसने देखा हुआ था। ये जो बाल गोविंद भगत थे थोड़ी खेतीबाड़ी का काम भी करते थे और इनका एक अच्छा सा साफ़ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। अब देखो, जो बाल गोविंद भगत थे बेटा, वो जो थे वो खेतीबाड़ी का काम भी करते थे। तो देखने में वो साधु लगते थे, क्योंकि ये जो बाल गोविंद भगत थे ये कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी भगवान मानते थे।
उनके द्वारा गाए गए गीतों को ही गाते थे और उनके द्वारा दी गई जो उपदेश हैं उन्हीं उन्हीं उपदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। अब देखो, जो बाल गोविंद भगत थे वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा दूसरों से खरा व्यवहार करते थे। किसी को दो टुक बात सीधे सीधे बोल देते थे, किसी को मतलब कोई भी बात कहने पे संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से बिना वजह कोई झगड़ा में बोल नहीं लेते थे और किसी की चीज़ को तो बिना पूछे लेते ही नहीं थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत थे वो बिना वजह से झगड़ा मोल नहीं लेते थे और ना ही किसी की चीज़ को बिना इच्छा के छूते थे। तो कभी कभी तो ये अपने नियम का इतनी बारीकी से मतलब पालन करते कि लोग भी उसको देखकर क्या हो जाते थे, हैरान हो जाते थे। वो कभी भी किसी के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वो गृहस्थ तो थे ही, लेकिन फिर भी जो कबीर थे उनको वो क्या मानते थे, अपना भगवान मानते थे। तो उनके खेत में जब वो खेती बाड़ी करते थे तो जो भी मतलब उनके खेतों में होता था उसको क्या करते थे, उस सारे अनाज को वो इकट्ठा करके जो कबीर जी थे उनके मठ पर जाते थे। और उनका जो कबीर का मठ था वो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। तो वो क्या करते, सारे अनाज को अपने सिर पर लाद कर वहाँ पे लेके जाते और वहाँ पर सारा अनाज को चढ़ा देते और प्रसाद के रूप में जो भी वहाँ से उनको मिलता उसी से वो अपने घर का गुजर बसर करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो अब आपने ये वाला लेसन अच्छे से रीड करना है आप, ठीक है बेटा।